डॉक्टर शाहिद CMH सियालकोट या बन्नू? सियालकोट में हूँ सर अभी आजकल। पहले बन्नू में नहीं होते थे? सर बहुत पहले सर, बहुत पहले सर। और सांप के कांटे वाला बच्चा आपने ही भेजा था? जी सर बिल्कुल। देखो मेरी याददाश्त कुछ कुछ काम कर रही है। हैं कितने साल पुरानी बात है? 8-10 साल? 2017 में मेरा 17-18 वो बच्ची थी जिसको सांप ने काट लिया था? बिल्कुल सर ऐसे। वो आपकी कुछ लगते थे या वैसे आपने डील किया था? वो नहीं वैसे ही पेशेंट थे। पेशेंट थे और उन लोगों को लेकिन आपने ही सूरह रहमान कब बताया था सर। या मेरा नंबर दे दिया था? ज्यादती की थी ना सर। और फिर वो राब्ते में रहे। वो बच्ची माशाल्लाह ठीक हो गई। बिल्कुल। फिर आप सियालकोट आ गए थे और आप एक बार इधर आए भी थे? इधर नहीं आए थे, दुआ सेशन में? इधर ही सर, इधर ही आए थे। हाँ जी सर। अच्छा, फिर लास्ट ईयर आए हो गए? हाँ जी सर, कोई 2-3 महीने पहले। अभी 2-3 महीने पहले आए थे? अच्छा, इतने पुराने तो मुझे नहीं याद आ रहे। अच्छा, तो सियालकोट आ गए हो सर? अच्छा, फिर आज कैसे याद आ गई? सर लाहौर तो आपने कहा कि चलते हैं सर, सैटरडे नाइट गुजारते हैं। शादी हुई हुई है, बीवी बच्चे हैं? सर बिल्कुल। तो बेगम साहबा ने एहतजाज नहीं किया कि तुम लाहौर आए भी हो और वीकेंड पे तुम अब दुआ सेशन चल पड़े हो? सर बेगम साहिबा जो है ना वो मेरी यूके होती हैं। अच्छा, वो भी डॉक्टर हैं। हाँ। तो सियालकोट आने से अच्छा, बर्मिंघम में मैंने 2 साल फेलोशिप की पीड्स इंटेंसिव केयर में जी। इंटेंसिव केयर में। अच्छा, पीड्स इंटेंसिव केयर में सर। ज़बरदस्त। फिर तो वहाँ ये किस ईयर से किस ईयर की है? सर ये है 2021 से 23। 21 से 23 में। तो ये आवाज़ थोड़ी वेवर कर रही है, बैटरी तो नहीं डाउन हो रही उसकी? तो वहाँ पर स्नेक बाइट तो नहीं आई होगी? यूके में? हाँ सर वहाँ पे स्नेक बाइट तो नहीं था, उनका तो इंटेंसिव केयर खैर बहुत ह्यूज सेटअप है। वो तो मतलब यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट ICU है। तो वहाँ बहरहाल पेशेंट्स आते थे हर तरह के। तो वहाँ भी मैं बताता था सूरह रहमान। वहाँ भी बताते थे? वहाँ भी बताता था। और वहाँ पे एशियन काफ़ी हैं, पाकिस्तानी काफ़ी हैं, पाकिस्तानी भी काफ़ी सेटल्ड लोग हैं पुराने। तो बहुत बड़ा हमारा ICU था। लोग मान लेते थे क्योंकि बच्चों के केस में तो बड़ों ने सुननी थी। बिल्कुल, पेरेंट्स को। हाँ जी। कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो एक बीबी ने मुझे किसी ने भेजा था लिंक, मैं उसको थोड़ा ही सुना है, चला नहीं सका। उन्होंने कहीं अपने बच्चे के साथ अपनी कोई मूवी बना के लगाई भी थी सोशल मीडिया पे, हैंडीकैप किड के साथ ना। उन्हें इन बच्चों में से किसी ने, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारे भी हैं, किसी ने उन्हें उनकी उस वीडियो के नीचे जाके सजेस्ट कर दिया कि आप सूरह रहमान सुने, दुआ करें। आप दोनों पेरेंट्स, बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। उन्होंने उसके ऊपर पूरा एक वीलॉग कर मारा है कि ये कैसे जालिम लोग हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने हमें कह दिया कि बच्चा बीमार नहीं होता, हमारी करतूतें ही ख़राब होती हैं, और पता नहीं क्या बड़ा गुस्सा निकाला हुआ उन्होंने। तो वहाँ पे बताना, वहाँ के भी लोग गुस्सा तो कर सकते हैं कि आप हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ नहीं सर, कुछ लोग तो समझ जाते थे। यहाँ पे भी सियालकोट में मैं 1 साल से इधर हूँ, तो यहाँ भी बताता हूँ। स्पेशली जो ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं या ADHD वाले, क्योंकि इनका तो अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये कोई हल नहीं है। बिहेवियर थेरेपीज कराते रहते हैं, कोई ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं है और दवाई कोई है नहीं। तो कुछ लोग जो सारी YouTube की वीडियोस हैं आपकी, वो सारे मैं शेयर कर देता हूँ उनके साथ। बस फिर वो कुछ फॉलोअप पे आते हैं, कुछ नहीं आते। साथ में रेफ़र भी कर देता हूँ जो पीड साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास। ज़बरदस्त। तो ऐसे चल रहे हैं बस वो उन्हें जोर दिया करें दोनों माँ बाप को, पर्टिकुलरली माँ को। सर माँ ठीक हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, मेजर चंक होता है उसमें। और माँ अंदर से सारा कुछ क्लीन कर ले, माँ ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अभी सर माँ 3 बार बैठा, फिर चौथे नंबर पे अब्बा भी आएगा। अभी मेरी पोस्टिंग आई हुई है CMH पिंडी की, तो मैं 2-3 महीने में जाने वाला हूँ। बेस्ट विशेस। तो मैंने कहा कुछ सेशंस अटेंड करता जाऊँ। बेस्ट विशेस सर, थैंक यू वेरी मच। बात वहीं रहेगी मेरी तो। मैं तो जो बात कह रहा हूँ सर, और आगे आपकी हिम्मत है, आप जनरल पब्लिक से कैसे डील करते हैं बीइंग कंसल्टेंट, और वो भी आर्मी सेटअप में और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, पोलाइटली आप उन्हें किसी तरह कन्वे कर सकें।
मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस कौम की सोच में पॉजिटिव अप्रोच आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी, और जो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक स्लो प्रोसेस है, किसी तरह अल्लाह करे कि ये कौम, ये मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाए, इन्हें खौफ खुदा या याद खुदा या एहसास खुदा पैदा हो जाए, और अल्लाह की याद या अल्लाह के साथ। ऐसा ही है सर। मैंने ये नोट किया कि अगर कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं ना, वो पेरेंट्स को बताते हैं, अगर वो नहीं भी सर्वाइव करते तो कम से कम उनके थोड़े से ना सुकून में आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको एक अल्लाह से उनका एक हौसला हो जाता है, हौसला हो जाता है। तो इसका फ़ायदा तो है जी, फ़ायदा तो डेफिनेटली है। ये मुर्दा दिलों को ज़िंदा करती है वाकई सर। देखिए, कहने को तो डॉक्टरों को बड़े सलूट भी मारे गए थे कोविड में, याद है सर? बिल्कुल। वो, लेकिन अगर वाकई सोचा जाए तो डॉक्टर खुद फ्रंट पे होता है ना, बिल्कुल। वो किसी भी इन्फेक्शन को घर ला सकता है, ऐसा ही बच्चे सारे उसमें इफेक्ट हो सकते हैं, घर वाले भी इफेक्ट हो सकते हैं। और वो सिचुएशन थी जिस वक्त आम हालात में तो समझा जाता है कि हमारे सर पे कौन सा एहसान कर रहा है, इसको तनख्वाह नहीं मिलती, ये पैसे नहीं कमाते, ये लेते नहीं है, प्राइवेट फीसें नहीं लेते, फलां नहीं करते। कोविड के डेज वो डेज थे जब लोग कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं मतलब ये डॉक्टर्स नर्सेज जो मेडिसिन के, ऐसा ही है सर, बिल्कुल। पीड्स मेडिसिन के जो लोग फ्रंट पे थे, जिन्हें हर सूरत में आगे जाना ही जाना था, और जैसे कह लें कि पेशेंट के साथ उनका इनकाउंटर आउटडोर में, इमरजेंसी में, हर आने वाले पेशेंट को, मुझे याद है कि इवन वो पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन के भी सर बिल्कुल, और शुरू में कोई अंदर जाने पे तैयार नहीं होता था वार्ड में, और उसका फियर इसलिए भी ज़्यादा था कि कोई भी बेसिक नॉलेज था नहीं किसी के पास भी कि उस बीमारी की आउटकम क्या होगी, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितने हैं, कैसे हैं, और इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है, फाइनल मॉर्टेलिटी या मॉर्बिलिटी क्या निकलेगी। सारे फियर में होते हुए इन डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, जो लोग भी उसमें फ्रंट पे थे, वो तनख्वाह तो कम से कम मैंने तो उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लिया जो मेरी तनख्वाह थी, और मेरे साथ सर्विसेज में कम से कम जितनी टीम थी, मुझे नहीं पता, अगर कोई जूनियर लेवल पे कुछ मिला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनों ने काम किया, बच्चे बच्चियां और सारे, उन सारों की फैमिलीज थी, और मिशनरी स्पिरिट से किया। मैं समझता हूँ इसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सर, क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ अर्सा, तब मैं बनू में था कोविड के टाइम पे, और 1 साल एक पिंडी में था, तो तब शुरू में यही सुनते थे हम भी कि जी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ख़ुद तो इन्फेक्ट नहीं होते, लेकिन वो एज अ कैरियर मीडियम सर्व करते हैं, कैरियर मीडियम। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस दौरान भी जो है ना बच्चे सारे देखते रहा, और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोविड नहीं हुआ। वो अल्लाह की मेहरबानी से है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सारा करना, वो सारा मैं खुद ही याद कर रहा था कि उस वक़्त वो 10 या 20 पेशेंट की वार्ड होती थी कोविड के, जहाँ पेशेंट रखे होते थे, तो मैं वो प्रोटेक्टिव गियर पहन के पूरा IPP, उसे क्या बोलते थे मुझे तो भूल गया, PPE, बिल्कुल PPE, तो मैं जब अंदर जाता था, मैं असल में हर पेशेंट को सूरह रहमान सुनवाता था तो वो मोबाइल भी अंदर नहीं लेके जाना होता था कि वही मोबाइल अगर बाहर आएगा तो जी इन्फेक्शन आएगी और सारा, तो वो मैंने छोटे वॉकमैन टाइप, या ये अहमद ने मुझे ला के दिए थे, रिकॉर्डर से छोटे से, उसमें वो लग जाती थी USB, सूरह रहमान लग जाती थी, तो मैं अंदर ही वार्ड में छोड़ आता था उन लोगों के, आपस में लगा देना, एक दूसरे को सुनाओ या सारा, उन्हें सुनवाता भी था। लेकिन वो जिस दिन भी मेरा राउंड होता था, जब मैं जाता तो पिछला गायब हो गया होता था, नया फिर मैं लेके जाता था तो अब वो मैं उन्हें सुनवाता था वहाँ अंदर खड़े होकर,
और मैनी टाइम्स मैंने बाहर निकलना तब भी किसी नर्स ने हमदर्दी से भी और थोड़ा वॉर्न करते हुए भी कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप लगा के बाहर आ जाया करें। तो सर आप इतनी देर अंदर रहते हैं इस एनवायरनमेंट में, वो सारी इन्फेक्शन, वो 10-15 मरीज़ 20 मरीज़ हैं, वो सारे वहीं पे सांस ले रहे हैं। लाख आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन आप वहीं सांस ले रहे हैं, इतने मिनट से ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, इतना ना हो, वो सारे फियर्स में याद हैं सर। और नहीं, वैसे भी यूके में तो डॉक्टर्स की काफ़ी, जो मैंने भी 2 साल काम किया है, बड़ा एक रिस्पेक्टफुल है और वेल पेड, और चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन है, बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर्स का शुक्र है काफ़ी रिस्पेक्ट है, लोग हाँ, वो इज्जत देते हैं। अवाम को रियलाइजेशन तो इसकी है। बाकी सब चलता है। बाकी सर क्वेश्चन मेरा ये है, मैं काफ़ी इधर पेशेंट्स देखता हूँ इधर भी, तो बहुत सारे नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ना, जो सीएमएच में एंटाइटल्ड नहीं होते ना, वो सिविल हॉस्पिटल्स में इतने अच्छा वो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता, वो उनको लाहौर रेफ़र करते हैं। तो वो लाहौर जाने से पहले ट्राई करते हैं कि जी इधर कुछ काम बन जाए, तो हम उनको वेंटिलेट कर देते हैं, या जो भी ट्रीटमेंट है हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज, यहाँ पे ज़ाहिर है लिमिटेशन है, रिसोर्सेज इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है, तो वो उनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो इस सिचुएशन में भी, जब शुरू में तो जोश में वो ले आते हैं बच्चे को कि जी जितने पैसे लगते हैं आप लगाएं, वो 2-4 दिन गुजरते हैं, फिर किसी का मोटरसाइकिल बिक जाती है, कोई हफ्ता गुजरता है, किसी का कोई उधार चढ़ जाता है, तो समझ नहीं आती कि फिर हमारे वो ज़ाहिर आर्मी के वो एंटाइटल्ड नहीं होते, एडमिन वालों ने तो चार्जेस लेने हैं, हॉस्पिटल चार्जेस, वेंटिलेटर चार्जेस, जो भी। अब वो इस सिचुएशन में भी वो इतने मजबूर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक है जी इसको वेंटिलेटर से उतार दें या बस हमें फिर रेफ़र कर दें, तो बस हम नहीं कर सकते अफोर्ड। अब ये बहुत ही एक मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली कोई अगर ट्रीटेबल कॉज है हो या आपको इम्प्रूव होता नजर आ रहा लगे हो। कि जी 2-4 दिन और ये ठीक हो जाए। अब कहने को सर तो मेरे पास भी बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो लेकिन अब कितने पेशेंट्स को बंदा इस तरह किया करे और क्या किया करे। मैं तो इस उसमें जो है ना, इस डायलेमा में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्या किया जाए। कुछ इतने मजबूर होते हैं, कहते हैं ये बस जो भी है बस अभी आप वेंटिलेटर से उतार दें, अभी साड़ी बात हो गई है। आपने तो सिविल सेटअप में आईसीयू चलाए हुए हैं, तो वहाँ पे तो खैर वो तो चार्जेस तो नहीं होते वहाँ पे उस तरह जिस तरह, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया करें सर? हमारे पास तो ये सिचुएशन होती थी और अभी भी है। मैं अब आईसीयू में तो नहीं जाता। लाहौर के जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईसीयूज़ हैं, वहाँ पर पेशेंट 5 दिन 10 दिन में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक स्टे करने के बाद कंगला होके वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स के आईसीयू में लैंड करता है। बिल्कुल। या वहाँ के डॉक्टर्स खुद उन्हें गाइड करते हैं कि अब आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, हाँ या जी, अरेंज कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। या हमारे पे प्रेशर भी डालते थे, या उन्हें गाइड करते थे कि फ़लाँ से कहलवाओ, फ़लाँ से करो, ऐसे करो वैसे करो। बल्कि आजकल भी मैं कल ही एक पेशेंट देख रहा था, तो मैंने अभी राउंड ही शुरू किया। उसका HIV पॉजिटिव, साउथ अफ्रीका से आया वो, HIV पॉजिटिव, वहीं से उसने लिया। और थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लोर करने पे, मतलब वो थोड़ा सा यंग मैन, थोड़ा लेम सा एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा था कि असल में मैंने वहाँ की औरत से शादी की थी। तो मेरी चूँकि आदत है बड़ी डिटेल से हिस्ट्री लेने की, इवन राउंड पे भी, तो मैं पूछ लिया कि अच्छा शादी को कितनी देर हुई है। तो उसने कहा कि 6 माह। उसके मैंने कितने बच्चे हैं ना, तो कहता अभी बच्चा नहीं है। मैंने कितनी देर हुई शादी, कहते 6 माह हुए हैं। मैं क्या वो अफ्रीकन है, गोरी है, कौन है?
कहता हाँ वो जिसे आप लोग काले कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये फुल ब्लोन एड्स है आपको, और कहता जी मुझे पता है। मैंने कहा आप कि जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था पिछला भी उसका, मैंने कहा ये तुम्हारा तो 3 साल पहले पॉजिटिव है। तो कहते जी जब इतनी देर से गया हुआ था तो इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। मैंने कहा जी मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे मैं आप उसे असेस कर रहा था कि क्या चक्कर किया पेशेंट, क्योंकि जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा, जब वो नए नए आते हैं ना प्राइवेट सेटअप से, इधर ये भी मैं आपको बताऊँ, अब सरकारी अस्पताल में वो वही फैसिलिटीज़ मांग रहे होते हैं, वही सेटअप, और उनके एतराज़ात डॉक्टरों पे, नर्सेज पे, बेड्स पे, हर चीज़ पे वो फ़िलहाल वो होते हैं। बिल्कुल। तो उसने राउंड के शुरू में बड़ा एरोगेंटली कुछ क्रिटिसाइज़ किया, तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा हाँ मैं सुन ली उसकी बात। रिकॉर्ड देखना शुरू हो गया, बच्चे मुझे स्पीच सुनाई जा रहे थे। बहरहाल रिकॉर्ड से पता चला कि उसको पिछले 3-4 माह से बुखार हो रहा था, यरकान हो गया हुआ था, यरकान बढ़ता जा रहा था। साउथ अफ्रीका से वो यहाँ आ गया। यहाँ आके वो बहुत बड़े एक प्राइवेट सेटअप में वो गया, तो उन्होंने वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बना, और सारा वो वर्कअप हुआ वहाँ पे। वर्कअप होने के बाद पता चला कि पेंगिटाइटिस भी साथ हुआ है, और बेसिकली वो ट्यूमर पड़ा हुआ था उसके, ट्यूमर लाइक सिचुएशन थी ड्यूरिनम की, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 आगे जो जजनम तक। मोस्ट लाइकली लिम्फोमा भी साथ था, बोन मैरो भी इन्वॉल्व हुई हुई थी, HIV तो था ही था, ऑब्स्ट्रक्शन उधर से थी। अब वो लाहौर के उस प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने उसको एक्सटर्नल ड्रेन डाली CBD में। सही। ठीक है, उसका उन्होंने 2 लाख ले लिया। ठीक, प्रोसीजर तो बड़ा अच्छा है। वो बिलरुबिन उसकी 25 से आई 11 पे। उससे मैंने पूछा कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा इस प्रोसीजर से। उसने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि रिपोर्ट बेहतर हो गई है। मैंने कहा रिपोर्ट तो बेहतर हो गई है, और मुझे बार बार कह रहा है कि ये इतना महंगा हमने ये डलवाया है, तो ये आपके डॉक्टरों को यहाँ पे इसका ख्याल ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं है। जो नहीं वो आके मुझे पूछता है कि ये क्यों डाला हुआ है, ये क्या है। तो उसने बहुत बड़ा प्रोसीजर करवाया हुआ था। मैंने खैर वो बच्चों को गाइड भी किया, बताया भी, अपना भी जो भी, मैं उसका सारा रिकॉर्ड देखते हुए उसमें मैंने देखा अब तो उसका गैस्ट्रोस्कोपी बाद में हुई भी थी, लेकिन ERCP की कोशिश नाकाम थी, लेकिन वो सरकारी हॉस्पिटल में थी। अच्छा। ठीक है, और डिस्चार्ज स्लिप जो थी उसकी डेट्स के मुताबिक वो प्राइवेट सेटअप में ही था, लेकिन उस डेट के दौरान वो सरकारी हॉस्पिटल में उस पर गैस्ट्रोस्कोपी, उस पर ERCP की ट्राई, स्टेंट डालने की उस स्ट्रक्चर में CBD के, वो हो चुकी थी सरकारी में। और एक और सरकारी हॉस्पिटल से उसके MRI और CT ट्राइफेजिक CT और ये वो वहाँ से हुए थे, लेकिन एडमिट वो वही था। तो मैंने उसे कहा कि एडमिट आप वहाँ थे, तो आप इसी हालत में उन हॉस्पिटल्स में प्राइवेट से जाते थे और ये सरकारी में। कहता है डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे उनकी तारीफ़ कर रहा है वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। ठीक है, उन्होंने खुद हमारे रिक्वेस्ट करके फ़लाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में फ़लाँ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके तो हमारी गैस्ट्रोस्कोपी और ERCP कराई। और देखें जी, प्राइवेट अस्पताल का कौन सा बंदा अपने पैसे छोड़ता है, वो हमसे प्राइवेट पैसे ले लेते, वो खुद कर लेते। तो वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कोई नहीं तुम सरकारी करा लो, और वहाँ उन्होंने अपने दोस्त को किया और वो दोस्त ने कर दिया हमें ओब्लाइज। वो हमारी किस्मत है, वो स्ट्रक्चर में स्टैंड नहीं डाली। मैंने कहा मेरी एक बात बताओ, अब उसी हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारा ये सारा प्रोसीजर हुआ है वहाँ पे तुम्हें दाखिल क्यों नहीं किया गया? तुम वहीं पे दाखिल भी हो जाते, आगे वो उनके दोस्त थे ना, बिल्कुल। वो तुम्हें वहाँ रख लेते। अब तुम यहाँ आए हो, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास आजकल, हमारे पास जो है ERCP फ़िलहाल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और दूसरा ये कि हम HIV पॉजिटिव पे रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल।
वो मुझे आगे से कहता है कि यही तो मेहरबानी उन्होंने की थी, समझ उसे सारी थी। तो मैंने कहा फिर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब की आप तारीफ फरमा रहे हैं, उन्होंने असल में अपनी स्कोप को HIV इन्फेक्ट के कर साथ इन्फेक्ट नहीं किया, और सरकारी अस्पताल की वो स्कोप यूज़ हो गई जो आगे भी लोगों पे यूज़ होगी। और उसको पता ही नहीं किसी को कि जी ये ठीक है, तो वो आपका तो यारी दोस्ती में हो गया, तो पैसे भी नहीं आपको देने पड़े, और वहाँ से अब आपको छुट्टी कर दी गई है क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं है, और डायग्नोसिस भी आ गया लिम्फोमा, ठीक, उधर से HIV, प्लूरल फ्लूइड उनका एक ड्रेन हुआ हुआ था, उसमें क्रिप्टोकोकस। ठीक है, तो मैं क्या बच्चे यहाँ आ गए हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं। अगर आप आ गए हैं 100 बिस्मिल्लाह, हम तो डिनाई नहीं कर सकते, सरकारी सेटअप है, चार्ज भी आपसे कुछ नहीं किया जाएगा, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है ना, ये ना करो। कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो जमादार आपका यूरिन बैग खाली कर रहा होता है, या आपके अटेंडेंट का, आपके पेशेंट का, सरकारी हॉस्पिटल में, आप खुद वो खाली करने पे तैयार नहीं होते, अपने बाप का यूरिन बैग या अपने भाई का या अपने किसी नियर एंड डियर रिलेटिव का, चे जाए के एक पूरी वार्ड के 20-25 मरीजों के यूरिन बैग्स को खाली करना, उस इंसान को भी बू आती है, बिल्कुल ऐसा ही। उसको भी इन्फेक्शन हो सकती है। ये बड़ा हम्बल आदमी काम कर सकता है, चाहे उसको भूख ने हम्बल किया हुआ है, चाहे उसको किसी और ज़रूरत ने किया हुआ है, लेकिन अल्लाह सारी इबादत का निचोड़ क्या मांगता है? आजिज़ी। ये जो वार्डों के जमादार होते हैं ना, इनसे आप दुआ नहीं ले सकते ना, तो इनसे पंगा ना लिया करें जब आप इन अस्पतालों में जाते हैं, बल्कि इनको प्यार से पेश आया करें। अगर आप 10-20 रुपये ने दे भी देते हैं, या कोई फल ऑफ़र कर देते हैं, या कोई जूस ऑफ़र कर देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप उन्हें डांट डपट लगा रहे हैं और यूँ शो कर रहे हैं कि जैसे वो आपके बाप के मुलाजिम हैं। आपके HIV वाले बैग को भी वो बगैर किसी ग्लव के, उनके पास कुछ नहीं होता, वो भी खाली करें, और खाली करते हुए आपने उसे डांट भी लगा दी है कि तुम इसे आम यूरिन बैग समझ रही हो, ये हमने इतने लाख में लगवाया, इतने लाख में किया है। आप UK में जाके UK के किसी सिटीज़न को या उनके इसी तरह के किसी वर्कर को 2 लाख रुपया दे के ना वो बैग एक बार खाली करवा के दिखा दे बगैर ग्लव्स के, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। और ये तो वो पेशेंट है जिसका HIV पॉजिटिव है। मैं अपने डॉक्टर से कह रहा था, अब जूनियर से, कि बेटा आप इधर लिख के लगा देते हो HIV पॉजिटिव या BC वायरस पॉजिटिव, टेक एवरी अदर पेशेंट एज पॉजिटिव, बिल्कुल, टेक योर मैक्सिमम प्रिकॉशंस। इसका तो पता चल गया ना, कईयों का तो सिर्फ पता चल गया है, और जो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, दरमियान में है, वायरल लोड कम है, आपको क्या पता है? बिल्कुल। रिसेंटली मुझे पता चला है कि क्रॉस मैचिंग करते ही, मतलब वो जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वो जिन किटों से हो रही है वो ओनली सेंसिटिव 70% सेंसिटिव है। मजबूरी का नाम शुक्रिया, ओए होए। ठीक है। और क्रॉस मैचिंग तो की नहीं जाती, या ग्रुप्स देखे जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो द हार्ड ट्रूथ्स ऐसा ही है। अभी ये इसी वीकेंड पे ये PPA की कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो भी मैं अटेंड कर रहा हूँ। 3-4 दिन की है, तो उसमें पीड्स पेशेंट्स जो हैं HIV पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं सारे प्रोविंसेस में। वो कहाँ से आ रहे हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है, वहाँ से आ रही और है। कुछ जो है इंजेक्शन, जो सिंध में स्पेशली जो भी हैं, वो जो एक ही सिरिंज से सबको टिक्के लगाए जा रहे हैं, जो प्राइवेट GPs और प्राइवेट जो वो हैं, तो उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। माएँ ले रही हैं, बाहर से अब्बे आ रहे हैं HIV लेके, माँ को हो रहा है,
और माँ से फिर बच्चों में आ रहा है। ज़्यादा तो ये रूट है जो मैंने अभी तक देखा है। आप लोग पीडियाट्रिक्स में शायद आप लोग एक्सप्लोर करें तो यही रूट ज़्यादा निकलेगा। और दूसरे नंबर पे आईवी ड्रग अब्यूज़र जो बाप हैं या माँ हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लस सेक्सुअल परवर्शंस भी अगर उसमें आ जाती हैं और फिर बच्चों में आ रही हैं। तीसरे नंबर पे ये शायद होंगे कोएक्स, बिल्कुल जो सरिंजेस अगर मिस यूज़ कर रहे हैं या एक सरिंज से बाकी लोगों को टीके लगा रहे हैं। सर मैं अपने फोरम से ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता तो रहता हूँ। जनरल लोग जो भी किसी गांव में बैठे भी सुन रहे हैं, अब लोगों को पता तो है कि नई सरिंजी खुलवानी है हर बार अपने सामने, लेकिन बहरहाल हमारे अंदर ही हमारे भाई बंद हैं जो यूज़ सरिंजें बंद भी कर लेते हैं। कई बार बंद सरिंज में ब्लड नज़र आ रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ होता है ना। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, लेकिन ये चीज़ें फैल रही हैं तेज़ी से, अल्लाह रहम करे। चलें, आपसे डिस्कशन में कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो गई है कौन को। खैर, आपसे आगे जो साहब बैठे हैं इन्हें दे दे। हाँ भी काके सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला